दोस्तों, आज के हमारे ख़ास मेहमान उर्दू अदब के एक बहुत बड़े शायर रहे हैं। हमारे हिंदी फिल्म जगत में उन्होंने एज ए लिरिक राइटर भी अपनी ख़ास पहचान, अपनी ख़ास जगह बनाई। आइए आपको मिलवाते हैं मशहूर और मारूफ शायर कैफ़ी आज़मी से। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कैफ़ी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा कि आप आज़मगढ़ से जी हाँ बम्बई कैसे पहुँचे? ये गलतफहमी यही दूर कर दूंगा आपकी। मैं यहाँ फिल्म लिखने नहीं आया था, न अच्छा। फिल्म से कोई संबंध कायम करने आया था। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और फ्रीडम फाइटर। तो उस ज़माने में यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर था जी, मुंबई में, और मैं कम्युनिस्ट हूँ। उनके कई पेपर निकलते थे उर्दू में, हिंदी में, तमाम ज़बानों में। नए वर्कर की उनको ज़रूरत थी, तो उस सिलसिले में मुझे बुलाया गया। मैं उन दिनों कानपुर में रहता था। बहुत मुतासिर था और ये समझता था कि ये पहली जो मजदूर स्टेट बनी है, ये क्या ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने एक छोटी सी नज़्म लिखी और लिख के यहाँ छपने के लिए इनके पर्चे में भेज दी बॉम्बे में। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मेरे बेनाम आदमी की नज़्म वो छापेंगे इतने बड़े पर्चे में, इसलिए मैंने अपना पता वता नहीं लिखा कि वापस करेंगे। तो उन्होंने कानपुर पार्टी को लिखा ख़त कि इस तरह की एक नज़्म कानपुर से आई है और लिखने भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है, इससे लगता है कि वो सरकारी मुलाजिम है, छुपा रहा है अपने को। अच्छा, तो ज़रा उसको तलाश करो कहाँ होगा। एक दिन हम पकड़ में आ गए और वो ये बंगाल फेमिन का ज़माना था जी। तो पार्टी वहाँ बहुत उनके रिलीफ के लिए बहुत कुछ कर रही थी। मुशायरे थे, मुशायरे में यहाँ से सरदार जाफरी साहब गए हुए थे जी। मैं भी उसमें इनवाइट था। बहरहाल वहाँ मैं जाफरी साहब मिले और जाफरी साहब ने मुझसे पूछा कि तुम मुंबई चलोगे, तो हमको ज़रूरत है उर्दू अखबार के में एक नौजवान कारकुन की, अगर तुम चलो तो अच्छा है। मैंने कहा मैं ज़रूर चलूँगा। वैसे तो कैफ़ी राइटर भी है, क्योंकि उन्होंने जर्नलिज्म भी की है और ब्लिट्स में भी लिखते थे, रेगुलरली लिखते थे वो। कैफ़ी ने अपने इमेज को शायरी के जिस तरीके से बनाया है और जिस तरीके से काढ़ा है उस इमेज को, उसमें उनकी रिवोल्यूशनरी थिंकिंग शामिल है। और रिवोल्यूशनरी थिंकिंग के मानी ये हैं कि जुल्म, जबर, इस्तिबदाद, ट्रेनी, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ और अनइवन सोसाइटी जो हमारे मुल्क की है और सारी दुनिया में है, ये अनइवन सोसाइटी, तो इस सोसाइटी के ख़िलाफ़ है ये शायरी। उस दौर में शायरी कोई ऐसा प्रोफेशन तो माना ही नहीं जाता था, शायर की कोई आमदनी थी नहीं। तो आपको वालिद की तरफ से इस बात पे उन्होंने कोई आपको एतराज़ किया कि किस तरह के प्रोफेशन में या किस तरह का शौक़ पाला हुआ? प्रोफेशन तो था ही नहीं, खैर शायरी कोई प्रोफेशन तो था ही नहीं। नहीं, शायरी का माहौल था हमारा। बड़े भाई, घर में शायरी का माहौल था खासा था। बड़े भाई थे। मैं ये देखता था कि जब वो आते हैं छुट्टियों में अलीगढ़ और लखनऊ से, जी जी, तो अब्बा उनकी बड़ी खातिर करते थे, उनको कुछ इनाम देते थे, उनका कलाम सुनते थे जी। तो मैं खड़ा हो जाता था इस तरह से सुनने के लिए, तो डांट पड़ती थी, तुम्हारी समझ में क्या आएगा, अंदर जाओ, अंदर से पान ले आओ, चाय ले आओ। तो मैं रोता हुआ जाता था अपनी बहन के पास। मैं कहता था कि देखिए कि मुझे सुनने तक नहीं देता, मैं एक दिन इनसे बड़ा शायर बन के दिखा दूंगा। कहने तब देखा जाएगा, इस वक्त ये चाय ले जाओ, दे आओ। कौन लोग थे जिन्हें, जब आप बम्बई आ गए, जिन्होंने आपकी मदद की बम्बई में एस्टेब्लिश होने के लिए? सरदार जाफरी साहब का सबसे ज़्यादा सरदार जाफरी साहब है और सिफ्ते हसन एक साहब थे जी, जो बाद में पाकिस्तान चले गए थे। सुना कैफ़ी साहब की पहली फिल्म के लिए जो आपने गाना लिखा वो भी बाई चांस था। वो ऐसा था कि मैं उन दिनों
अंडरग्राउंड था, मेरा वारंट था गिरफ्तारी का। जी। और एक गलती ये की थी कि शादी कर ली थी। शादी के बाद जाहिर है कि ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। मैंने उसके लिए यहाँ एक अखबार निकलता था, उसमें रोज़ मैं एक मिजाहिया नज़म लिखता था जो छपती था, उसके मुझे 5 रुपए रोज़ मिलते थे। एक फिल्म बन रही थी, शाहिद लतीफ़ साहब एक डायरेक्टर थे, जी। इसमें चुगताई के शौहर हमारे भी दोस्त थे, वो बना रहे थे फिल्म बुज़दिल। एस.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक। जी हाँ, एस.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक था। तो अब तलाश शुरू हुई कि वो अब तक पहुंचे कैसे। जी। लेकिन पार्टी में लोगों को मालूम था कि ये सिंपथाइजर है, इनसे कोई ख़तरा नहीं, इसलिए किसी तरह से उन्होंने पहुंचा दिया। तो वो आया और आके उन्होंने मुझसे कहा, देखो मैं फिल्म बना रहा हूँ, तुम उसके गाने लिख दो, लेकिन मैं उसके पैसे तुम्हें नहीं दूंगा, पैसे मैं बीवी को तुम्हें भेज दूंगा डायरेक्ट। तो मैंने कहा वो भी आप मुझे देंगे तो मैं भी भेज दूंगा, आप भेज देंगे तो बहुत अच्छा। खैर वो इत्तेफाक से बर्मन साहब से मुलाकात कराई गई, उन्होंने एक ट्यून सुनाई मुझे, पहले ही गाना हमारा अप्रूव हो गया। बर्मन दा के बारे में एक और मशहूर है, उनको जुबान नहीं आती। 40 लफ्ज कुल हिंदी के जानते थे, और उसमें इतना बड़ा कैरियर उन्होंने चलाया। जी जी। और आप जैसे माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े शायरों के साथ उन्होंने काम किया, साहिर साहब के साथ, आपके साथ काम किया। तो मुश्किलात नहीं पेश आती थी आपको? नहीं, मुश्किलात नहीं पेश आई हुजूर। एक ये कि उनका शायर जाहिर उर्दू तो नहीं समझते थे, हिंदी नहीं जानते थे, ज़्यादा उनकी नहीं थी जबान, मगर शायरी उनके नस्ल से बसी हुई थी, टैगोर और नजरुल इस्लाम। और वो पहला ही गाना आपका बहुत बहुत हिट गाना हिट हुआ। तो कैफी साहब, उसके बाद इंडस्ट्री, हमारी जो सो कॉल्ड फिल्म इंडस्ट्री है, उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया? जिस दिन ये वाक़या हुआ कि मुझे गुरुदत्त ने साइन कर लिया जी, तो सबने तस्लीम कर लिया कि आप तो ज़रूर ये लिखना जानते हैं, वरना गुरुदत्त ऐसा आदमी, इसलिए कि वो तो म्यूज़िक का एक तो डायरेक्टर भी वैसा था, वो म्यूज़िक का ख़ास उनका शौक जी। तो उसके बाद बड़ी बड़ी और फिल्में आई, और वो इत्तेफाक से ये कि वो खुद गुरुदत्त की फिल्म भी, और उसके बाद मोहन सहगल और इस तरह की फिल्में थी, फ्लॉप हुई, चली नहीं। तो पेपर ने लिख दिया कि लिखते अच्छा है ये, मगर इनके सितारे ख़राब हैं। बहुत दिनों के बाद चेतन साहब ने फिल्म बनाई हकीकत जी। अच्छा, उन दिनों चेतन साहब भी के सितारे में खराब थे, हो गए, उन्होंने भी बहुत लंबे दौर के बाद वो फिल्म शुरू की थी। हाँ, तो लोग उनके पास पहुंचे बाकायदा, उन्होंने कहा साहब आपको चांस मिला है तो आप वो उनसे गाने लिखवा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई देखो ये कि सितारे मेरे भी अच्छे नहीं हैं, शायद 2 खराब सितारे मिलकर कुछ चमक जाए थोड़ा बहुत, इसलिए मैं तो उन्हीं से लिखवाऊंगा, और लिखवाया, और इत्तेफाक से उसका म्यूजिक भी खूब चला, फिल्म भी चली। मतलब आप उसके कई गाने तो आज तक वो कल चले फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो आज भी, मैं वो चाइनीज़ इन्वेजन पे बनी थी पिक्चर, लेकिन मैं आज भी वो गीत सुनता हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मैं सुनूँ और मेरी आंख में आंसू नहीं आए। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। After that, you became an established lyric writer? लिरिक राइटर। उसके बाद सब मानने लगे, और उसके बाद चेतन साहब ने की एक और फिल्म मैंने लिखी जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के लिए अजूबा है, कि हीर रांझा, जो पूरी वर्ष में थी। पूरी वर्ष में थी। उस वक्त आपको लगा कि इस तरह का कॉन्सेप्ट जो कभी पूरे वर्ल्ड में कहीं ट्राई नहीं हुआ है, उस पर एक पूरी फिल्म बनाना, कहीं आपको लगा नहीं कि फेल हो सकती है? मुझे लगा था, और मैंने चैलेंज की तरह से कबूल किया था, इसलिए कि उस पर पहले चेतन साहब कई शायरों को आजमा चुके थे। वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी, और वो हर एक के बस का काम नहीं है कि आप 2.5 घंटे
कि फिल्म को डायलॉग में पोइट्री में बदल दें डायलॉग को, और चेतन आनंद ने बनाई थी, मैंने देखी भी थी, अच्छी थी। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। आपकी ऑफ कोर्स चेतन साहब के साथ तो बहुत लंबी एसोसिएशन रही, जी और हाँ, आप बहुत। उनकी हर फिल्म, आप दोनों की हर फिल्म के गाने म्यूजिकल हिट्स। क्या खास बात थी आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से? एक भी बात जो थी चेतन साहब में और जो किसी और दूसरे डायरेक्टर में नहीं पाई, वो ये कि बहुत क्लियर माइंड था उनका। कैफी साहब, गुरुदत्त साहब के साथ कैसी रही आपकी एसोसिएशन? गुरुदत्त साहब से बहुत अच्छी रही। वही था कि गुरुदत्त साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, उनको भी जुबान की प्रॉब्लम थी। उनके मुश्किल होती थी, तो मगर चेतन साहब उसके बिल्कुल बरक्स थे। जैसे कि वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे, इतना खूबसूरत ख्याल, ये आप लिख के लेके गए थे या उन्होंने आपको इसकी सिचुएशन? नहीं, ऐसा था कि उन्होंने एक ट्यून सुनी बर्मन साहब से, जी, और बहुत ट्यून उनको भी अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी, सभी को पसंद आई। उसके बाद हमने कोशिश शुरू की लिखने की, तो 3-4 मुखड़े लिखे, वो ठीक नहीं हुए, पसंद नहीं किए गए। तो गुरुदत्त ने ये भी कहा मुझसे कि कैफी बात यह है कि मैं खुद क्लियर नहीं हूँ इस सिचुएशन के बारे में, इसलिए मैं तुम्हें कुछ वो नहीं कर पाता, मदद नहीं कर पाता, इसको रहने दो, फिर किसी और फिल्म में देखेंगे। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं गवारा करूँगा, आप मुझे थोड़ा मौका और दीजिए, एक कोशिश और करने दीजिए। खैर उनका ठीक है, करो। तो फिर मैंने ये हो गया इत्तेफाक से, ये मुखड़ा वक्त ने किया क्या। उनके जो गाने हैं कागज़ के फूल के बहुत अच्छे लगते हैं, शोला और शबनम के बहुत अच्छे लगते हैं, अर्थ के बहुत अच्छे लगते हैं, कई सारे गाने हैं जिनमें मैं समझती हूँ कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, कागज़ के फूल का जो है वो इटर्नल फेवरेट है। कैफी साहब, कौन से वो शायर थे जिन्होंने आपको बहुत मुतासिर किया? मुझ पर सबसे ज्यादा असर पी रनीस का रहा। आज भी मेरी शायरी पर मीर साहब का बहुत, उनका मीर रनीस का असर है, और वो रहा। उसके बाद जब ये गजल की शायरी नहीं थी, वो तो मरसिए के शायर थे, मगर शायर थे, चाहे जो जिससे उनका, और उसके बाद जो असर रहा है वो सबसे ज्यादा गालिब का रहा। जी, अब वो अब तक है, थोड़ा बहुत जो कुछ है। एक और बहुत मेमोरेबल फिल्म आपकी है जो कंपैरेटिवली एक यंगर डायरेक्टर ने बनाई, महेश भट्ट साहब ने, अर्थ। और उसके गाने भी आज तक उतने ही पॉपुलर जितने उस वक्त उस दौर में थे। और महेश भट्ट साहब उस टाइम ही वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? महेश भट्ट में बड़ा जोश है, बड़े उससे बहुत ड्रामा करते, वैसी फिल्म न बना पाए मगर ड्रामा करते बहुत हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करने का। मैं उस फिल्म के गाने लिखते हुए नर्वस था। नर्वस इसलिए था कि वो पहली फिल्म है शबाना की जिसमें मैं लिख रहा था गाने। जी जी। तो मुझे ये भी था कि कहीं अगर इसमें नाकाम हुआ तो वो नाकामी मेरे खाते पर चढ़ेगी। बिल्कुल भी नहीं। What is there for him to be nervous? I was very nervous, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि अर्थ के गाने, ख़ास तौर से तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, इतना खूबसूरत लिखा हुआ गाना है कि अगर मैं अपने इमोशंस में या अपने पोर्ट्रेयल में, इफ़ आई डोंट डू जस्टिस टू सच ब्यूटिफुली रिटन वर्ड्स, इट वुड बी अ ट्रेविस्टी। एंड सो आई थिंक आई वर्कड डबली हार्ड इन अ सेंस, एंड इन अनदर सेंस मुझे मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि अल्फाज इतने खूबसूरत हैं उसके कि अगर आप सेंसिटिव एक्टर हैं तो आपको यू डोंट हैव टू लुक बियॉन्ड दोज वर्ड्स। क्या हाल है
क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। कैफी साहब, आज की जो शायरी है फिल्मों में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर मैं अफसोस कर सकता हूँ, इसलिए कि उसमें एक मेरा भी नाम है, मजरू हैं, शाहिर हैं, इन लोगों ने, हमने उसको फिल्म सॉन्ग्स को वहाँ से निकाला, पिया गए रंगून किया वहाँ से टेलीफोन के, तेरी याद सताती, उससे ज़रा ऊंचा किया था, अब उससे भी ज़्यादा गिरावट आ गया। हाँ, कैफी साहब, क्या जिम्मेदार असल में यह है कि वो फिल्म अब नहीं बन रही है जिसमें ऐसी सिचुएशन होती है। हम तो बहरहाल, यानी सॉन्ग राइटर तो बहरहाल पाबंद उसका है जी कि फिल्म क्या कह रही है, उस कैरेक्टर क्या कह रहे हैं, डायरेक्टर क्या चाह रहा, तो इतनी पाबंदियों में हम करते हैं काम। आज सुनिए गाने और सोचिए कि सिचुएशन इनको किसने दिए जिससे ये गाने हैं, तो यही होता तो रोना आता। मैं दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी कोई पसंदीदा नज्म या कुछ शेर हमें ज़रूर सुनाएं। मैं एक नज्म आपको सुना रहा हूँ। जी इरशाद। देखिए, मेरी 24 घंटे की जिंदगी में जो ज़ाहिर भाग दौड़ वाली जिंदगी है, उसमें एक सबसे रोमांटिक वक्त जो आता है वो ये कि सुबह जब बीवी चाय बना के देती है, हम अकेले बैठे होते हैं, चाय, उस पर एक नज़्म है, वो सुना रहा हूँ आपको। बहुत इरशाद। जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का, जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का, और उनमें भी वही एक लम्हा जिसमें दो बोलती आंखें, चाय की प्याली से जब उठे तो दिल में डूबे, डूब के दिल में कहें आज तुम कुछ न कहो, आज हम कुछ न कहें, बस यूं ही बैठे रहे हाथ में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मी जज्बात लिए, कौन जाने कि इसी लम्हे में दूर पर्वत पर कहीं बर्फ पिघलने ही लगे। वाह वाह, बहुत खूब। ये नज़्म है। जब मैं, खैर बीवी को तो बहुत खुश होती जब सुनती जी, और लेकिन बेटा मेरा जो है, उसने कहा कि अब्बा आपकी ये ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होगी कि आज तुम कुछ ना कहो, आज हम कुछ, मम्मी कुछ नहीं, ये तो कही देंगे कि सफोला बहुत महंगा हो गया। ये मैंने बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने और दर्शकों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वैसी बातें जो लोग मैं जानता हूं कि आपके बारे में जानना चाहते थे, वो हमने आपसे सुनी। दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात मशहूर शायर कैफी आज़मी साहब से।